माम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं षष्ठी तत्पुरुष समास और एक देशी समास के विषय में, जो कि षष्ठी तत्पुरुष का अपवाद कहा जाता है। हम सबसे पहले पढ़ते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास को। यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी में षष्ठी तत्पुरुष समास का जो सूत्र है वो षष्ठी यही सूत्र है। यह एक ही सूत्र उद्धृत किया गया है सिद्धांत कौमुदी में। बाकी पूरा षष्ठी समास का निषेध प्रकरण को पढ़ा गया है। इसमें से आज हम षष्ठी समास का विधान कहाँ होता है इसको समझ जाएंगे। निषेध प्रकरण चूंकि हम नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो क्वाचित है, अनित्य है, बहुत सारी चीजें हैं उसके साथ। तो षष्ठी समास कहाँ होता है उसके लिए द्वितीया तृतीया चतुर्थी की तरह कोई ऐसा विशेष नियमन नहीं किया गया कि इन्हीं इन्हीं शब्दों के साथ में ये समास होगा। उदाहरण के लिए सत्यम जी, आप सुन पा रहे होंगे कि उदाहरण के लिए जैसे देखें, द्वितीया श्रुतातीत जो सूत्र है उसमें द्वितीया श्रित, द्वितीयांत का श्रित, अतीत, पतित इत्यादि जो शब्द पढ़े गए थे उनके साथ में समास था। तृतीया का भी समास आपने देखा था, तत्कृतार्थेन गुणवचनेन या कर्तृकरणे कृता बहुलम, इनके साथ हुआ करता था। चतुर्थी का जो समास था वो तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित, इनके साथ में समास होता था। पंचमी का जो है भयवाचक सुबंतों के साथ में समास होता था। लेकिन षष्ठी के साथ ऐसा नहीं है। ठीक है सरोज जी, षष्ठी के साथ ऐसा नहीं है। बल्कि षष्ठी के साथ तो सीधा ये नियम है जो कि यहाँ बताया जा रहा है कि षष्ठ्यंतम समर्थेन सुबंतेन प्रागवत। प्रागवत की ही व्याख्या हमने कर दी है, वा समस्यते तत्पुरुषश्च भवति। षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का किसी भी सुबंत के साथ में समास हो जाता है, एनीवन। माने कि यह स्थिति है कि एक साइड में तो षष्ठ्यंत होना चाहिए सुबंत, और दूसरी साइड में सुबंत हो बस, चाहे वो कोई भी हो, उसकी प्रकृति कुछ भी सही और वो कैसा भी सही, हर किसी के साथ में समास होता है। इसलिए आप देखते होंगे षष्ठी तत्पुरुष ही एक ऐसा समास है जो तत्पुरुष समास में सबसे ज्यादा होता है, और कहते हैं संभावना भी इसी की सबसे ज्यादा होती है। तो ये होता सर, है षष्ठी। स्लाइड जी नहीं जी, दिखाई दे रहा है। स्लाइड आपको द्वारा से आप मुझे करिए, मुझे लगता है कि आपको कुछ नेट की गड़बड़ी है और लोगों को निश्चित दिखाई दे रहा होगा। आप दोबारा से इन करिए। प्रकाश जी और सत्यम जी, क्या आपको दिखाई दे रहा है? जी भैया, आवाज आ रही है, बिल्कुल क्लियर आ रही है और स्क्रीन में दिखाई दे रही है। हाँ हाँ, ठीक ठीक। षष्ठी तत्पुरुष वगैरह सर, और ये हमारी जी अर्ध जी पिप्पली, ये पिप्पली वगैरह भी दिख रही होंगी ना? बिल्कुल सम्यक है। हाँ चलो ठीक है, वही मुझे लगा, उनको द्वारा आपने बोल दिया है। चलिए, तो अब सुने आगे का पाठ। अब हमने, अब उस हमारे सूत्र का ये अर्थ है कि षष्ठ्यंतम समर्थे न सुबंते न प्रागवत, अर्थात वा समस्यते तत्पुरुषस्य भवति। हम राज पुरुषः इसमें करने जा रहे हैं समास। विग्रह करते हैं राज्ञः पुरुषः। राज्ञः जब किया, ये षष्ठी का रूप है, तो हम करेंगे राजनङश। और पुरुषः किया है तो पुरुष सु, ये अलौकिक विग्रह कर लिया आपने। इसके बाद पूर्व प्रयोग किसका किया जाए? पूर्व प्रयोग के लिए निर्धारण, पूर्व प्रयोग के लिए ये नियम है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास शास्त्र में जो प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है उससे बोध्य लक्ष्यस्थ की, समास शास्त्र है यहाँ पर षष्ठी, इससे बोध्य लक्ष्य में है समान राजनगस, इसकी हो जाएगी उपसर्जन संज्ञा और पूर्व में रहेगा प्रयोग। तो पूर्व में यह प्रयोग हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं
कृतधि समासाश्च से इस समुदाय की होती है प्रातिपदिक संज्ञा और प्रातिपदिकत्वाद विभक्तियों का हो जाता है लोप, तो स्थिति हमारी बचती है अगली, राजन और पुरुष। ऐसी स्थिति होने पर एक सूत्र है, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, प्रातिपदिक संज्ञक जो पद उसके अंत्य नकार का लोप होता है। अब ये पद कैसे है, क्योंकि विभक्ति तो यहाँ लोप हो गया है, तो कहते हैं प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण मान करके इसमें पदत्व है, पद संज्ञा के कारण और ये पद के अंत में है नकार, इस नकार का लोप नलोपः प्रातिपदिकांत से सूत्र के द्वारा हो जाएगा, तो स्थिति होगी राज पुरुष। अब राज पुरुष इस समस्त पद की एक देश विकृत न्याय न पुनः प्रातिपदिक संज्ञा होगी, और इस समुदाय से, इस समास समुदाय से अब सुविभक्ति आकर के राजपुरुष यह प्रयोग बनता है। षष्ठी में इस प्रकार के बहुत सारे प्रयोग बनते हैं। षष्ठी तो क्योंकि बहुत छोटा हिस्सा है, तो ये षष्ठी तत्पुरुष के कारण बहुत सारे, आप मैं अभी आपको उदाहरण बताता हूँ, प्रयोग आपको बनेंगे। आगे की स्लाइड में एक शब्द आया है पिप्पली, उसके लिए हमने यहाँ पर, अभी जो कि छोटा था ये तो समास बहुत ही ज्यादा, इसमें जगह बच रही थी, हमने कहा पिप्पली को इधर ही दर्शा देते हैं, समझा लगते हैं। मित्रों ये पिप्पली जो है, जिसको आप कहते हैं हिंदी में पीपर या फिर कहो पीपली, ये एक औषधि होती है। ठीक है, पहले बताया जाता था कि किसी को टीबी यदि हो जाती थी, अस्थमा या कास रोग हो जाता था, तो उसके लिए कहा जाता था कि कास रोग प्रशांत्यर्थम सेवयेन मधु पिप्पलीम। आयुर्वेद में है कि मधु और पिप्पली का सेवन करे, अर्थात मधु युक्त पिप्पली का सेवन करे जब आपको काश रोग हो गया है, तो माने कि श्वास रोग हो गया है, तो मतलब वो ठीक हो जाएगा, खांसी आंसी का जो रोग है। तो ये पिप्पली होती है। पिप्पली कोई पेड़ पे नहीं लगती है, बेल पे लगती है, और असम साइड में इसकी खूब खेती भी होती है, ऐसे ही बहुत उगाती है, ये एक औषधि है। और ध्यान रखें ये सहतूत नहीं है, आप कदाचित इसे सहतूत समझें, वो नहीं है, तो ये एक औषधि है। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं आगे और आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से और जगह षष्ठी तत्पुरुष समास है, उसके कुछ अन्य उदाहरण हमने यहाँ पर भैमी व्याख्या के माध्यम से आपको दिखाते हैं कि और भी उदाहरण कौन है, कैसे हैं। इससे आपको इस समास का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा कि कहाँ कहाँ षष्ठी समास है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि समास का सर्वाधिक प्रयोग होता है, आप देखते जाइएगा। आत्मनो ज्ञानम, देखो जैसे राजन शब्द नकारांत था, यहाँ सब जगह नकार का लोप होता था, न लोपा प्राप्त से। क्योंकि उसका षष्ठी में क्या बनता था, राज्ञ। ऐसे ही ये सब षष्ठ्यंत पद हैं, आत्मनः, ब्रह्मणः, राज्ञ, परमात्मनः, स्वामिनः, ये सभी के सभी इन षष्ठ्यंतों का देखो समास किस तरीके से हो रहा है। तो जो नकारांत थे उनका लोप हो जाता है, अर्थात नकार का लोप हो जाता है उनके। तो जैसे आत्मनः ज्ञानम, तो रूप क्या बनेगा आपका, आत्मज्ञानम। ब्रह्मणो विचारः, और विभक्ति लोक होकर के ये हम कहेंगे कि इनमें षष्ठी तत्पुरुष समास है, ये बनेगा ब्रह्म विचारः। राज्ञो धानी इति राजधानी, है ना। परमात्मनो भक्ति इति परमात्म भक्ति, स्वामिनः सेवा इति स्वामी सेवा, रोगिणश्चर्या इति रोगी चर्या। इन सब का अर्थ आप समझ रहे हो। आत्मज्ञान मतलब आत्मा का ज्ञान, ब्रह्म का विचार, ये सब अर्थ हैं इनके। तो ये हो गया आपका षष्ठी समास से विषयक, जहां न लोप का है ये प्रकार। और जगह पर भी षष्ठी समास है, और तो वहां पर कुछ संधि के ही बस कार्य हो जाते हैं, जिनको संधि के कार्य पता है उनके लिए तो क्या ये प्रकरण कोई कठिन है ही नहीं, यहाँ तो संधि के कार्य बस है। जैसे कुछ जगह पर जहां पर अब ये बता रहे हैं, इन जगहों पर सकार को ससुर से रू होता है, उनको
हसी च से उत्त हो जाता है। 107 नंबर जो सूत्र है ये बता रहा है हसी च इस सूत्र को। और आद्गुणा से गुण होकर के जो संधि आप करते थे उधर उधर मनोरथा कह लीजिए या फिर शिवो बद्या वैसी ही हो जाती है। जैसे देखिए आप यहाँ पर चेतसो वृत्ति ही इति चेतो वृत्ति, ये स्थिति होगी कि पहले ये चेतस होता है, संधि की स्थिति समझ ले, चेतस प्लस वृत्ति पहले कर लेना, चेतसा वृत्ति षष्ठी का लुक लुक करके तब ये काम करना है। तो चेतस वृत्ति होगा, इस सकार को शुरू से रू कर लीजिएगा, तो चेत रू वृत्ति ही, और रू का बचता है र, उकार की संज्ञा हो जाती है, और उस रा को कर लीजिएगा हसी च सूत्र के द्वारा उ, तो स्थिति हो जाएगी चेत उ अग्रे वृत्ति ही। और ये अकार एंड उकार इन दोनों जगह गुण कर लीजिएगा उकारात गुण सूत्र से। स्थिति आपकी अब हो चुकी है चेत ओ प्लस वृत्ति ही, और वर्ण सम्मेलन करने पर आप रूप बना लेंगे चेतो वृत्ति ही। इसी तरीके से आपको रूप बनाने हैं, सभी जगह षष्ठी समास है। तपसः वनम इति तपो वनम, मनसो विकारः इति मनो विकारः, वेधसो रचना इति वेधो रचना, वेधस कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो ये सभी षष्ठ्यंत का भी समास हुआ, इनमें कुछ संधि के कार्य और भी कुछ ये विसर्ग संबंधी कार्य और बता रहे हैं यहाँ पर। अब इन सब जगह क्या हुआ है कि खर के परे रहते विसर्ग हो गया है, ठीक है। तो उरह कंपह का उरस उरसह कंपह इसका बन जाएगा उरह कंपह, चेतस प्रसाद। आप विसर्ग संधि के लिए याद ये रखें कि ये जो शब्द हैं ये खर प्रत्याहार वाले इसे आगे मिल रहे हैं, अतः खरी च के द्वारा वो खरवसाने और विसर्जनीय के द्वारा यहाँ पर ये विसर्ग हो जा रहा है। तो उरह कंप चेत प्रसाद और मनसा स्थिति थी मन स्थिति, इन सभी में आप क्या समझिएगा षष्ठी समास ही समझिएगा, वचसा प्रयोग इति वच प्रयोग। और देखिए विसर्ग संधि के इन्होंने ज्यादा दी है, और तो आप समझ ही जाएंगे जहाँ आएगा। और पद के अंत में सकार को रुत उत्त गुण होकर के, और जे है अतोरोर प्लुताद प्लुते वाली संधि, ठीक है ना, अतोरोर वाली संधि है ये पूरी, जैसे आपने पढ़ा था शिवोर्चय वगैरह। आप देखेंगे यहाँ पर यशो अभिलाषा इति यशोभिलाषा बनेगा, तपसो अंत इति तपोंत, मनसो अवस्था इति मनोवस्था। और अब ये साधारण होते हैं जिनमें कोई खास संधि होती नहीं है, सीधे इस प्रकार के भी ये उदाहरण है। जैसे तस्य पुरुषः इति तत्पुरुषः, नृणाम पति इति नृपति, भुवा पति, तो भुवा ये भू शब्द का है, ये बात याद रहे। नृणाम में नृ शब्द है, तस्य में तत् शब्द है, वही सीधा इधर जुड़ रहा है तत्पुरुष। यहाँ पर नृणाम पति इति नृपति, भुवा पति इति भूपति, गंगाया जलमिति गंगा जलम, अश्वस्य घास अश्वघास, वास भवनम गृह स्वामी सतसंगति, सभी इस प्रकार के उदाहरण इसमें होंगे, ठीक है। तो अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे क्या क्या स्थिति है यहाँ। कुछ भैया कहाँ भाग गया सब। सरोज जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर। सर जी जी विद्यायाः बताइए। आलयः विद्यालयः हो पाएगा? हाँ हाँ होगा ना, षष्ठी समास तो बहुत प्रकार से है, ये अवश्य होगा, ठीक है। विस्तार है, काफी विस्तार है। काफी विस्तार है, मैंने जैसे कभी सर्वाधिक विस्तार इस समास का है। अच्छा आइए अब आगे बात करते हैं कुछ अगले समास के विषय में। अब अगला षष्ठी तत्पुरुष के अपवाद के विषय में, यह एक देशी समास है। यहाँ पर आपको शास्त्रों में इसका प्रयोग मिलेगा, एक देशी समास, ऐसे इसको वृत्ति कार्य से प्रयोग किया करते हैं। और दूसरा मिलेगा आपको इसको
अवयवी समास भी कहते हैं, हमने इसे अवयवी समास इस तरीके से भी कदाचित हो, लेकिन इसको अवयवी समास के नाम से भी ये समास बड़ा ही प्रसिद्ध है। सरोज जी फिर पूछना चाहते हैं क्या कुछ? सुन पा रहे हैं? नहीं सर, नहीं। अच्छा ठीक है, हम मुझे लगा कि आपने हैंड डाउन नहीं किया तो मुझे लगा कि भी शंका बची है क्या कुछ। चलिए आगे चर्चा कर रहे हैं हम। मैं आपको बता रहा हूं कि यह है षष्ठी तत्पुरुष का अपवाद समास, जिससे आपको टीकाकारों ने एक देशी समास या फिर अवयवावयवी समास या कहीं कहीं पर केवल अवयवी समास इस नाम से भी इसे इंगित करते हैं। गोविंदाचार्य जी ने न जाने क्यों इसको भी षष्ठी समास ही कहा है, बल्कि मुख्य रूप से जो मूल षष्ठी समास है उसका ये अपवाद है। ये एक अलग बात है कि यहाँ पर जो समास होगा वो षष्ठ्यंत पद का होगा, इस बात को जाने रहे। ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन इसको षष्ठी समास के नाम से टीकाकार नहीं देते हैं इस वाले समास को। अतः हमें ये लगता है कि गोविंदाचार्य जी वाली जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसमें इसे अवयवी समास या एक देशी समास इस नाम से रखना चाहिए था, जैसे साहित्य के टीकाकार उन्हें इसी रूप में प्रयोग करते हैं इस समास को। तो आइए, मैंने आपको कहा कि षष्ठी समास का विस्तार बहुत है, बहुत ज्यादा है। मैंने आपको उसके कुछ निषेध वाले नियम नहीं बताए कि निर्धारण की जो षष्ठी होती है, न निर्धारण है वो न समस्यते, और कर्मणी च जो षष्ठी है वो न समस्यते, और पूर्ण गुण स्वेदार्थ सदव्य इत्यादि सूत्र द्वारा यह निषेध है, उनका समास नहीं होता। वो बहुत सारी चीज है, तो वो निषेध प्रायिक है, ऐसा टीकाकारों का मानना है। यही समझ करके मुझे लगता है लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने उनको नहीं दिया है उस नियम को, उन सभी नियमों को। इसलिए जो आचार्य पाणिनि तो क्या करते हैं, षष्ठी सामान्य सूत्र बना करके निषेध प्रकरण को बढ़ा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये उससे अलग है, अब षष्ठी से थोड़ा होता षष्ठ्यत का ही है। इसको क्यों कहा जाता है एक देशी या फिर या अवयवी तत्पुरुष? इसको नामकरण के पीछे ये सूत्र है, पूर्व पूर्व पराधरोत्तरमेक देशिनैकाधिकरणे, यह सूत्र है इसका कारण। ये सूत्र में पदच्छेद देखिए थोड़ा सा, पूर्व अपर अधर उत्तरम, यहां तक एक है पद, एक देशिना, यह तृतीयांत पद है। ये पहला वाला प्रथमांत था, ये पूर्व अपर अधर उत्तरम, एक देशिना तृतीयांत है, एकाधिकरणे ये सप्तम्यंत पद है। सूत्र में, यहां सूत्र में शब्द आया है एक देशिना, एक देशी शब्द का, एक देशी शब्द का तृतीया का रूप होता है एक देशिना। ठीक है, एक देशिन शब्द है, शब्द बन जाता है। तो पहले आपको एक देशा शब्द का अर्थ समझना पड़ेगा। एक देश जो शब्द है वो अवयव में रूढ़ है, ऐसा टीकाकार कहते हैं। एक देश शब्द अवयव में रूढ़ है। अवयव में जैसे आपको अवयव और अवयवी का पृथक पृथक जानकारी हो, ध्यान दीजिए, अवयव क्या चीज है एंड अवयवी क्या चीज है। यह काफी सरल है, मैंने आपको पिछले काफी बार से कौमुदी में बताया भी है। अवयव एंड अवयवी, जैसे कि मेरा ये शरीर, ये है अवयवी, और अवयव, अवयव जैसे मेरे नाक कान हाथ पैर मुंह अंगुली, ये सभी हैं अवयव। तो अवयव और अवयव जिसके होते हैं वो अवयवी कहलाता है। दूसरा उदाहरण देख सकते हैं आप, जैसे वृक्ष क्या है, अवयवी, उसके अवयव क्या क्या होते हैं, उसके पत्ते, उसकी शाखाएं, उसकी छाल, ये सभी उसके अवयव होते हैं। आपको अवयव अवयवी समझ में आ गया हो। यह जो समास है, इस समास विधायक सूत्र में एक देशिना शब्द आया है। एक देशिना के कारण ही इसको कहा जाता है कि ये एक देशी है, इसका एक देशी तत्पुरुष नाम रख दिया गया है। एक देश शब्द अवयव के लिए रूढ़ है, लेकिन सूत्र में आया है एक देशी, अर्थात एक देशा अस्य अस्ति एक देशी है, तद्धिति प्रत्यय की महिमा है यहाँ पर। तो उसका अर्थ है अवयवी,
है, एक देशी शब्द का अर्थ हुआ अवयवी। उसी अवयवी का ये तृतीया विभक्ति का रूप है अवयविना, अर्थात सूत्रकार ने जो एक देशिना कहा है, वृत्तिकार ने उसका अर्थ करते हुए अवयविना कहा है। इसलिए हमने औवलिक करके इसको एक देशी या अवयवी तत्पुरुष यह नामकरण किया है। यह इसके पीछे का रहस्य है। सूत्रार्थ अब समझते हैं। आपने एक देशा शब्द का अवयवर्थ समझा है, एक देशी का अवयवी अर्थ समझा है। आइए अब सूत्रार्थ भी समझ लेते हैं। ये सूत्र में आए हुए एक देशिना का अर्थ हो गया एक अवयविना सह, और जो पूर्व अपर अधर उत्तरम ये जो आया हुआ है, इसका अर्थ हो गया पूर्वादयः शब्दाः। समास का अधिकार आ रहा है तो अर्थ कर लिया समस्यन्ते, ठीक है। और तत्पुरुषा का भी अधिकार आता है आ रहा है तो वो तत्पुरुष समासा भवति, वो तत्पुरुष संज्ञक भी होते हैं। एकाधिकरणे का अर्थ करते हुए लिख रहे हैं एकत्व संख्या विशिष्टश्चेद अवयवी। यह समास तभी होगा जब अवयवी एकत्व संख्या से विशिष्ट होगा, माने कि युक्त होगा। संख्या देखो, एकत्व, द्वित्व, त्रित्व, चतुष्टव है, ये सभी जो है बहुत्व, ये सभी क्या है संख्याएं। 1 2 3 4 5 6 10 15 ये जो कहते हैं ये होते हैं संख्येय, ठीक है। संख्या और संख्या को हमें आगे भी समझेंगे, लेकिन इतनी साधारण जानकारी आपको रहे। तर्क संग्रह में भी लिखा है एकत्वादि व्यवहार हेतु संख्या एकत्व द्वित्व संख्या है, 1 2 3 संख्या है, ये जाने रहे। अवयवी यदि एकत्व संख्या विशिष्ट होगा तभी अवयविना सह, अर्थात अवयवी के साथ पूर्वादि शब्दों का समास होता है, ठीक है। पूर्वादय शब्दाः समस्यन्ते, पूर्वादि शब्द कौन है? पूर्व है, अपर है, अधर है, उत्तर है, केवल यही 4 शब्द हैं। आइए अब इसको घटाते हैं हम। अब यहां पर आइए, पूर्व, अब हम बना रहे हैं पूर्वम कायस्य। यहां पर ये आपका लौकिक विग्रह हो गया, अलौकिक विग्रह हो गया पूर्वम कायंगस, ये है अलौकिक विग्रह। कायंगस ये है अवयवी, ठीक है। तो आपका सूत्रार्थ घटा रहे हैं हम, अवयविना सह, अवयवी के साथ में पूर्वादय समस्यन्ते, पूर्वादियों का समास हो जाता है। तो पूर्वादि शब्दों में से यहाँ पूर्व पढ़ा गया है। अवयवी कौन है? फिर ध्यान रखें, अवयवी कायंगस क्यों है? काय माने होता है शरीर, कायः माने होता है शरीर। देखिए शरीर अवयवी होता है और हाथ पैर कान नाक मुंह इत्यादि उसके अवयव होते हैं, इसलिए कायः क्या है? अवयवी है, समझ रहे हैं ना। तो अवयविना सह, अवयवी के साथ पूर्वादय शब्दाः समस्यन्ते, पूर्वादि शब्दों का समास होता है। समास हो गया इसमें से पूर्वम कायस्य करोगे तो पूर्वम का कायनस के साथ में समास हो जाएगा, और अपरम कायस्य करोगे तो अपर का कायनस के साथ में समास होगा। अधरम कायस्य करोगे तो अधर अम का कायनस के साथ में समास होगा। उत्तरम कायस्य करेंगे तो उत्तर अम कायनस का समास हो जाएगा। इन 2 पदों का आपस में समास होगा और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होगा, ठीक है प्रकाश जी। हाँ समझ पा रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़े। तो अवयविनाशः पूर्वादय समस्यन्ते, शर्त ये है एकत्व संख्या विशिष्टश्चेद अवयवी, अवयवी जो है एकत्व संख्या से विशिष्ट होना चाहिए। हमारा अवयवी है काय नस, तो नस कहाँ आता है? षष्ठी के भैया एक वचन में आता है। तो बताइए आपका अवयवी एकत्व संख्या से विशिष्ट है या नहीं सरोज जी? अवयवी एकत्व संख्या से विशिष्ट भी है। तो यहां पर अब
इनका आपस में समास हो गया, और समास होने के बाद जो स्थिति होती है कि विभक्तियों का लुक हो जाता है, सुपो धातु प्रातिपदिकों से, सो हो गया लुक, पूर्व काय बना। और पूर्व काय की पुनः प्रातिपदिक संज्ञा कर लेना, एक देश विकृत न्याय ना, और स्वादि कार्य करके स्वादि उत्पत्ति कर लेना, पूर्व काय बना लेना, अपर काय बना लेना, अधर काय बना लेना, उत्तर काय बना लेना। मूल कार ने दो उदाहरण यहाँ प्रस्तुत किए हैं। पूर्व वाले का है पूर्व काय और अपर काय, दो ही। बाकी दो को और अधर और उत्तर वाले और समझ लें। अच्छा, इनके अर्थ पर भी विचार कर रहे हैं थोड़ा सा। काय का पूर्व भाग माने कि शरीर का पूर्व भाग, ये अर्थ हुआ। तो शरीर में पूर्व और उत्तर का विभाजन कहाँ से है? तो ऐसा माना जाता है स्मृतिकारों के द्वारा कि नाभि से नीचे का जो भाग है वो अधर भाग है, मतलब नीचे नीचा। और नाभि से जो ऊपरी भाग को है ना मानते हैं, वो ऊपर वाला भाग मानते हैं। तो ये नाभि से सब कुछ विभाजन है। तो जब हम कहते हैं पूर्वम काय से, काय का पूर्व भाग, तो नाभि से ऊपर वाला भाग। जब हम कहते हैं अपर काय, काय का अपर भाग, तो माने कि अपर अर्थात पीठ, पीठ वाला भाग है ना, पीछे वाला भाग। और जब हम कहते हैं अधर काय, अधर काय का मतलब होता है नाभि से नीचे अर्थात पैर वाला भाग। ठीक है। और दूसरा है उत्तर काय, काया का उत्तर भाग। तो उत्तर भाग का भी मतलब जो है पृष्ठ भाग से है यहाँ पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मित्रों समास होता है, पूर्व पर अधर उत्तर इत्यादि के साथ। दक्षिण शब्द इसमें नहीं पढ़ा गया है, तो दक्षिण शब्द के साथ में ये समास नहीं होता है। प्रश्न करते हैं कि सूत्र को बनाने की आवश्यकता क्या पड़ गई। देखिए, षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत इधर पढ़ा गया है। षष्ठ्यंत समर्थ सुबंत का किसी भी समर्थ सुबंत के साथ समास षष्ठी सूत्र ही कर देता है। तो यहां पर भी षष्ठी सूत्र द्वारा समास हो जाता। तो कह रहे हैं यदि षष्ठी सूत्र के द्वारा समास होता तो षष्ठ्यंत का ही पूर्व में प्रयोग होता। तो पूर्व काया की बजाय काय पूर्व, काय अपर, काय अधर, इस तरीके के रूप बनते। लेकिन जब हम करते हैं समास पूर्व पराधरोत्तर में एकदेश नहीं का अधिकरणे सूत्र द्वारा, तो पूर्व अपर अधर उत्तरम ये प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट होते हैं। तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से समास विधायक सूत्र के द्वारा बुद्धि लक्ष्यस्थ में जो पूर्व अपर इत्यादि शब्द रहेंगे, उधर उनकी होगी उपसर्जन संज्ञा, और इन्हीं का पूर्व प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, सूत्र षष्ठी समास द्वारा, षष्ठी सूत्र द्वारा कर सकते थे साधारण। यहाँ पर इस सूत्र से समास करने का फल यह होता है कि हम पूर्व अपर उत्तर आदि शब्दों का पूर्व में प्रयोग कर पाते हैं। यदि षष्ठी सूत्र द्वारा समास होता तो काय शब्द का यहाँ पर पूर्व में प्रयोग होता। अतः यहाँ पर लिखना पड़ा है षष्ठी समासापवाद। ठीक है, ये बात है। आगे अब लिखते हैं कि एकाधिकरणे किम। आपने सूत्र में एकाधिकरणे पद क्यों रखा है? पाणिनि जी ने इस पर प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं। कहा कि एकाधिकरण इसलिए कर रहे हैं कि एकत्व संख्या विशिष्ट चेद अवयवी, अवयवी यदि एकत्व संख्या से युक्त होता है, विशिष्ट होता है, तभी ये समास होता है। यदि अवयवी बहुत्व संख्या से युक्त है, जैसे पूर्वस् छात्राणाम, तो छात्राणाम में छात्र समुदाय में हम उद्भूत उद्भूत अवयव का आरोप कर रहे हैं कि उसमें तो छात्र समुदाय अनेक है। तो इसलिए पूर्वज छात्राणाम में ये इसके बहुवचन से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर जो अवयवी अवयव में क्या है, बहुत्व रह रहा है, अतः बहुवचन है। तो यहाँ एक वचन नहीं है, ये एकत्व संख्या विशिष्ट नहीं है अवयवी, बल्कि बहुत्व संख्या विशिष्ट है। जो छात्राणाम मतलब छात्राम ये अवयवी है। इसलिए यहाँ पर पूर्व का छात्र के साथ में
समास नहीं हुआ, अतः रूप ऐसा ही बन जाएगा ये अलग अलग पूर्वज छात्राणाम, इस तरीके से। अच्छा, अब इसके अनंतर एक दूसरा और इन्होंने एक देशी समास विधायक सूत्र प्रस्तुत किया है, ये भी षष्ठी समास को रोकता है। अर्धम नपुंसकम, यह है वो सूत्र। अर्धम नपुंसकम का अर्थ यह होता है, समान सवाच्यर्ध शब्दों नित्यम क्लीवे, इतना ही दिया है और पर बाकी और कुछ बच गया है। और सप्रागवत, सप्रागवत की व्याख्या है थोड़ा सा विशिष्ट, इसे भी करके बताते हैं। पहले तो अर्धम नपुंसकम में दो ही पद है, अर्धम और नपुंसकम। अर्धम प्रथमांत है और नपुंसक उसका जो है विशेषण के रूप में पढ़ा गया है। तो अर्धम नपुंसकम का अर्धम शब्द को नपुंसक लिंग से युक्त पढ़ा। तो पाणिनि जी अर्थ कर रहे हैं, अर्धम शब्द जब क्लीवे, क्लीवे अर्थात जब नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है, तो अर्ध शब्द नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए वृत्तिकार लिखते हैं कि समान सवाच्य अर्ध शब्दों नित्यम क्लीवे, समान सवाची जो अर्ध शब्द है वो नित्य नपुंसक लिंग में प्रयोग होता है। सम अंश, सम माने होता है बराबर, बराबर बराबर अंश वाला अर्ध शब्द नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है। कहा कि अत्र किम प्रमाणम, तो कोशकार लिखते हैं इस बात को, कोशकार को वृत्ति की बात को प्रमाणित करने के लिए कहा जा रहा है। कोश में कहा गया है, अमर कोश में, कि पुंसी अर्ध, ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, पुंसी अर्ध, पुल्लिंग में तो अर्ध ऐसा होगा प्रयोग, तो पुल्लिंग में अर्धा प्रयोग होगा। अब लेकिन अर्धम समेन सके, समे मतलब समान अंश वाला होगा, तो अर्धम समान अंश वाला यदि होगा तो अर्धम प्रयोग होगा। अब ये क्या कहना चाह रहे हैं, समान अंश, अर्धम शब्द का मतलब दुनिया लोक में यही समझा जाता है कि आधा, ठीक है। अब आधा दो तरीके का होता है, ध्यान दीजिए, आधा होता है दो तरीके का। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मैं यहाँ पर एक ये सर्किल खींचा मैंने, अब मैं इस पर कर रहा हूं, देखो इसको मैं ठीक आधे में विभाजित कर रहा हूं भैया, ये देखो, ये लीजिए, तो ठीक है जी, आधा कर दिया ना, आधा कर दिया, तो अब इसी को कहेंगे हम समान सवाची, सम अंश, मतलब बराबर बराबर, 50% हिस्सा इधर एंड 50% हिस्सा इधर है, ठीक है, बिल्कुल आधा आधा हो गया ना। ऐसे ही अर्ध शब्द की बात की जा रही है, ऐसा अर्ध शब्द होगा वो नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होता है, उसके लिए हम अर्धम प्रयोग करेंगे। और ध्यान दें दूसरी बात पर, एक दूसरा अर्ध शब्द होता है वो समान सवाची नहीं होता। जैसे हम कह देते हैं ना, अरे इस गांव के आधे लोग मुझे जानते हैं, तो वहां पर क्या है, आधे लोग का मतलब ऐसा नहीं कि मान लो कि उस गांव में जो पॉपुलेशन रह रही हो 2000, तो 2000 में से 1000 लोग उसे जानते हो, ऐसा नहीं कहा जाता। मतलब ऐसा अभिप्राय नहीं होता है वहां, वहां पर ये होता है आधे लोग जानते हैं मतलब बहुत तेरे जानते हैं, ये तात्पर्य है, ठीक एकदम करेक्ट आधे नहीं। तो वहां पर भी अर्धम शब्द प्रयोग हो रहा है, तो पर वो अर्ध शब्द जब हो रहा है जहां समान सवाची नहीं है, अर्थात बिल्कुल बराबर बराबर विभक्त नहीं करता है, ऐसा अर्ध शब्द पुल्लिंग होता है, ऐसा कोशकार कहते हैं अर्ध। इसी को कहा पुंस्य अर्धो अर्धम समेन सके। इसी बात को पाणिनि जी कह रहे हैं कि जब अर्धम नपुंसकम अर्थात समान सवाची जो अर्ध शब्द है और वो नपुंसक लिंग वाला होता है, और सप्रागवत, सप्रागवत का मतलब ये पूरा कि अवयविनासह, अवयवी के साथ, ऐसा अर्धम अर्थात जो क्लीव नपुंसक लिंग वाला जो अर्धम शब्द है, नपुंसक लिंग वाला कौन सा होता है, किस अर्थ वाला, समान सवाची जो अर्ध शब्द होता है वो अवयवी के साथ जो है समस्यते, उसका समास हो जाता है एकत्व संख्या विशिष्ट छेद अवयवी, यदि अवयवी एकत्व संख्या से विशिष्ट है तो।
तो वो समास हो जाता है सप्रागवत का मतलब ये ले लेना है आप। तो ठीक है, आइए देखिए। अर्धम पिप्पल्याः, पिप्पली है एक औषधि, मैंने आपको भी दिखाई वो, उसका आधा भाग है, मतलब उसको ठीक तोड़ के आधा कर दो कि भैया ये लो आधी पिप्पली खा लो इसमें से, जैसे आजकल हम टैबलेट को तोड़ के दे देते हैं बच्चे को, ले लो बच्चे तुम्हें ये आधी खानी, ठीक है, डॉक्टर देते हैं ना। तो ऐसे ही अर्धम पिप्पल्या, अर्ध अम पिप्पलिनस। अब देखिए अर्ध अम ये नपुंसक लिंग देने से ही पता चल रहा है कि समान सवाची अर्ध शब्द है, इसलिए वो नपुंसक लिंग है। ठीक है, तो इसको हमने रख दिया है अर्ध अम क्या, इसको तो क्या कर सकते थे, पिप्पली का ठीक आधे भाग की बात कर रहे हैं ना, तो अर्धम को हम प्रथमांत रखें क्या, क्योंकि अम रखने से तो ये हो जा रहा है द्वितीयांत। ठीक है, क्या कहना है टीकाकारों का, अर्ध सु रखा जाए इसे, अम नहीं, क्योंकि एक एक ये है, एक अलग बात है कि नपुंसक लिंग में जो अम होता है वो सु के स्थान पर होता है, पर हमें मूल विभक्ति रखनी पड़ेगी। तो भैया आप यहाँ पर इस अम की जगह सु समझ लेना, हम इसे आगे भी सु ही कर देंगे, है ना, सु प्रत्यय। तो अर्ध सु पिप्पलिंगस यही आप रखिए, हो जाएगा अब आपका यहाँ पर समास, किससे, अर्धम नपुंसकम से। और पिप्पली जो शब्द है यही है आपका एकत्व संख्या विशिष्ट छेद अवयवी, ये अवयवी है। और जब आप, ये क्या है, अवयवी, एकत्व संख्या विशिष्ट मतलब एक पिप्पली के विषय में कहा जा रहा है, तो वो जो समास होगा वो तत्पुरुष संज्ञक होगा। ठीक है, आपने तत्पुरुष समास कर दिया, समासत्वाद विभक्ति का हो जाता है लोप, विभक्ति का हो जाता है लुक, अम का लुक हो गया, नस का लुक हो गया, अर्ध पिप्पली बचा। पिप्पली शब्द स्त्रीलिंग है, अतः यहाँ पर उत्तर पद के अनुसार लिंग व्यवस्था हो गई, अर्ध पिप्पली ये बना। यहाँ पर काय शब्द पुल्लिंग था, उत्तर काय इधर, तो इसलिए वो पुल्लिंग में प्रयोग। ये इसके कुछ उदाहरण थे एक देशी समास के। एक बात और समझते हैं, अर्ध शब्द के साथ हमें एक दूसरे तरीके के भी समास मिलते हैं। जैसे आपने एक देशी समास देखा, एक देशी समास में क्या हो रहा है कि जो अर्ध शब्द है वो पूर्व में प्रयोग हो रहा है। किस कारण हो रहा है कि जो समास विधायक शास्त्र है अर्धम नपुंसकम, यहाँ पर अर्ध प्रथमा विभक्ति से निर्दिष्ट है, इससे बोध लक्ष्यस्थ अर्ध अम, अब वो अर्ध सु इसकी हो जाती है उपसर्जन संज्ञा और पूर्व में प्रयोग हो जाता है। तो हमारा अर्ध पिप्पली में ये अर्ध शब्द पूर्व में प्रयोग होता है, लेकिन हमने कहीं कहीं अर्ध शब्द बाद में भी प्रयोग देखे गए हैं। ऐसे समासों की क्या स्थिति है, कई विद्वान प्रयोग कर देते हैं, तो हम आपको एक टीका दिखा रहे हैं, उसमें उस प्रकार के प्रयोगों की चिंता भी की गई है। और वो है आपकी पुस्तक वीवी मरासी वाली कौमुदी। कौन सी है, ये है क्या, ये नहीं सर, ये वाली है, यस। आइए, जहां पर ये चर्चा की है इन्होंने वो आपको बताते हैं। ये भैया एक दक्षिणी थे, उनके द्वारा ये टीका लिखी गई है। तो दक्षिण में पिप्पली को कहते हैं पिंपणी इति भाषायाम, है ऐसी टीका कर रहे हैं। चलिए आगे लिख रहे हैं कि नपुंसकम इति किम, यहां से देखें इस बात कि नपुंसक अर्धवाची नपुंसक के साथ में ही समास होता है। इसका मतलब रहता है कि समान सवाची अर्ध शब्द है वो नपुंसक लिंग में होता है, और उसके साथ जो समास होता है वो एक देशी होता है। अच्छा, और समान समाची नहीं है, जैसे मैंने कहा ग्रामस्य अर्धा, तो ग्रामस्य अर्ध, तो स्थिति होगी ग्रामंगस अर्धसु, तो यहाँ पर अर्ध शब्द है, लेकिन नपुंसक लिंग नहीं है, ये तो पुल्लिंग है। पुल्लिंग काहे है ये, क्योंकि समासवाची नहीं है। तो इसलिए
मतलब अर्ध में से बराबर बराबर आधे को नहीं कह रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अर्धम नपुंसकम द्वारा समास होता ही नहीं है। तो क्या हो जाता है कि षष्ठी सूत्रीण समास होता है यहाँ तो। ठीक है, षष्ठी तत्पुरुष समास है यहाँ। ऐसी नगर से अर्ध इति नगरार्ध। अतः कालिदास भी प्रयोग करते हैं पश्चार्धेना सरपतनवयात् भूयसा पूर्वकाय, ऐसा प्रयोग करते हैं। ठीक है जी। तो आप अब इस शॉर्टकट एक बात समझ लीजिए, अर्धम शब्द यदि पूर्व में प्रयोग है तो एक देशी समास। और पूर्व में कब होता है, जब वो नपुंसकलिंग होता है। नपुंसकलिंग कब होता है, जब वो समासवाची होता है। और यदि अर्ध शब्द का बाद में प्रयोग आ गया तो वहां षष्ठी तत्पुरुष समास, क्योंकि तभी समासवाची नहीं है। समझ गए इस बात को। चलिए अब थोड़ा जो आपने समझा है आज, तो उसकी चर्चा कर लेते हैं। हमने सुधा व्याख्या में यहाँ पर देखा है, बड़ा बढ़िया व्याख्या की है विद्वान। रूप सिद्धि तो करते ही है धांसू तरीके से। आइए इनकी रूप सिद्धि को देख लेते हैं, जो जो आज पढ़ा है, और कहाँ कुछ और विशेष लिखा है इसे पढ़ लेते हैं बस। राजपुरुषा की देखो सिद्धि लिख रहे हैं कि राजन ngस पुरुषा इति अलौकिक विग्रह वाक्य षष्ठीत्यनेन समासे सति सुपो धातु प्रातिपदिको इति शुभलुकी अंतर्वर्तनी विभक्ति विभक्ति प्रत्यय लक्षणेन आश्रित्य न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य न लोपे विभक्ति कार्य कृते राजपुरुषा इति सिद्धा। ठीक है जी। फिर इन्होंने पूर्व परा धरोत्तर एक देशनाधिकरणे इसकी व्याख्या की है सूत्र की। और ये सभी बातें लिखी हैं जो मैंने आपको समझाई कि एक देश शब्द सूत्र में जो एक देश शब्द आया है वो अवयवे रूढ़, और एक देश अस्य अस्ति इति एक देशी का अर्थ हो जाएगा अवयवी, तेन लभ्यते मतलब उसके द्वारा ही अर्थ लाभ हुआ है। अधिकरणम कहते हैं द्रव्यम को, सूत्र में अधिकरणम शब्द आया है, एक देशाधिकरण। और एकम अधिकरणम, एकाधिकरणम माने एक द्रव्य, यानी का मतलब क्या होगा, एकत्व विशिष्ट द्रव्ये वर्तमाने। सूत्रकार कैसे समझना चाहिए इसका, एकत्व विशिष्टे द्रव्ये वर्तमाने अवयवी वाचक सुबंते न पूर्व पर अधरोत्तर शब्दाः सुबंताः समस्यन्ते सच तत्पुरुषा इत्यर्थ। ना बढ़िया अर्थ किया है इन्होंने, ठीक है ना, बहुत अच्छे तरीके से इस अर्थ को किया है इन्होंने। चलिए तो फलितम आह, ये मूल कारण ने जो कहा। अब पूर्वम कायस्य पूर्व काय कैसे सिद्ध कर रहे हैं देखिए। पूर्वम कायस्य विग्रहे षष्ठीति सूत्रेण समासे सति षष्ठ्यन्तस्य समास विधानात् प्रथमा निर्दिष्टत्वात् पूर्व निपातः स्यात् तन्निवृत्त्यर्थम इदं वचनम। क्या कह दिया कि यदि यहाँ पर षष्ठी सूत्र द्वारा समास करते तो प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम से जो षष्ठ्यंत होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है, उसके निवृत्ति के लिए जो है बनाया गया है। पूर्वम कायस्य का विग्रह लिख रहा है कि अत्र पूर्वम कायस्य विग्रह वाक्य, ये इसका जो है लौकिक विग्रह वाक्य है। ठीक है, और यहाँ पर ये अवयव गम्य हो रहा है, काय का पूर्व भाग मतलब आधा ऐसा भाग गम्य हो रहा है। चलिए फिर लिख रहे हैं आगे पूर्व काय को सिद्ध करते हुए कि पूर्व शब्द से समास विधौ प्रथमा निर्दिष्टत्वात् पूर्व निपाता, और परवर लिंग होने से यहाँ पर काया पुल्लिंग है तो पूर्व काय पुल्लिंग में प्रयोग हुआ। ऐसे ही अधर काया बनाने हैं, अपर काया बनाने हैं तो अपरम काय से विग्रह कर लीजिए, अधर काया उत्तर काया ऐसे ही बच जाएगी। पूर्वज छात्राणाम में क्या था, मूलकार ने जो ऊपर एक बात कही थी कि एकाधिकरणे इति किम, यानी कि एकत्व संख्या विशिष्ट होना चाहिए अवयवी। ठीक है, तो एकाधिकरणे इति किम, इस बात को इस तरीके से लिख रहे हैं कि अत्र छात्र शब्द छात्र समुदाय पर उद्भूतावयव समुदायापेक्षम बहुवचनम। यहाँ पर समास वैसे तो समुदाय में एकत्व की प्रतीति होती है, लेकिन समासगत अवयव यदि उद्भूत हैं तो बहुवचन भी किया जा सकता है, तो इसलिए बहुत्वम कहा। कह रहे हैं आगे कि अवयव अवयवी भाव संबंध में यह षष्ठी है छात्राणाम में। ततश्च छात्राणाम एक देशित्वे सत्यपि
एकत्व वैशिष्ट्या भावा, भावान्न समासा, वो एकत्व संख्या विशिष्ट नहीं है, यहाँ पर बहुत्व है ना। आम कहाँ होता है, बहुवचन में होता है छात्र, इसलिए। और अब अर्धम नपुंसकम की व्याख्या करते हुए लिखते हैं कि अर्धम इति नपुंसक लिंग निर्देशादेव नपुंसकत्वे लब्धे, का कि अर्धम यहाँ पर नपुंसक लिंग के निर्देश से ही पता चल रहा है कि अर्धम शब्द नपुंसक लिंग है, लेकिन पुनः पाणिनि जी नपुंसक ग्रहण कर रहे हैं। सूत्र में अर्धम नपुंसकम ऐसा बनाया है। तो नपुंसक ग्रहणम नित्य नपुंसक लिंगस्य ग्रहणार्थम इत्यर्थ, कहने का मतलब है समान सवाची जो अर्ध शब्द है वो नित्य नपुंसक लिंग वाला होता है। यही अभिप्रेत करके वृत्तिकार ने लिखा कि समान सवाची अर्ध शब्दों नित्यम क्लीवे वर्तते समस्यते, ऐसा कहा कि इसमें प्रमाण क्या है। तो कोष प्रमाण दे रहे हैं ये भी कि वा पुंस्य अर्धो और अर्धम समीन सकेति कोशादिति भाव, ठीक है। और प्रागवत जो सूत्र में दिया है उसका कह रहे हैं एकत्व विशिष्टे न अवयविना इत्यर्थ, एकत्व विशिष्ट अवयवी के साथ में ये समास होता है। चलिए तो आइए अर्ध पिप्पली में सब देखिएगा। अर्ध पिप्पली इसका उदाहरण दिया, तो अर्धम पिप्पल्या, तो अर्धसु पिप्पलीषु, वो अर्धसु पिप्पलिंगस और अर्धम नपुंसकमिति समासे समासत्वात् प्रातिपदिकत्वेन शुपोलुकी प्रथमा निरिष्टम समास उपसर्जमिति उपसर्ज संज्ञायाम, और उपसर्जनम पूर्वमिति अर्ध शब्दस्य पूर्व निपाते निपात और समुदायात् सौ विभक्ति कार्य तत्सिद्धि। कह रहे हैं पिप्पली शब्द से विग्रहे नियत लिंगत नियत विभक्तिगत भावे, ये दूसरी बात लिखी है, इसको छोड़ते हैं। आपने पिप्पली शब्द अर्ध पिप्पली की सिद्धि देख ली यहाँ पर, ठीक है। अगली बात बस इतनी ही उन्होंने कही है कि यहाँ पर पिप्पली शब्द तो नियत लिंगी है, तो एक विभक्ति चापूर्व निपाते से इसकी उपसर्जन संज्ञा आपको करके उसे ह्रस्व करना चाहिए था। ह्रस्व क्यों नहीं होता उसका इन्होंने दे दिया कि एक विभक्त्यावष्ठ्य वचनम, इससे निषेध हो जाता है, इसलिए उस उपसर्जन को ह्रस्व नहीं होता है। बस इतनी सी बात कही है। तो मित्रों षष्ठी विभक्ति में सिर्फ इतना ही था। और ये एक देश, ये उसका षष्ठी का अपवाद है, ये एक देशी समास, अतः इसको हमने एक साथ वीडियो बनाया, ठीक है जी। अब आगे हम कल सप्तमी तत्पुरुष आपको पढ़ाएंगे। आज रखते हैं यहीं तक, चलें समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रणमामि। शुभ रात्रि नौमी आचार्य जी। महादेव महादेव।